सभी को नमस्कार। मैं राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट दौसा से असिस्टेंट प्रोफेसर बिन्नी साहू हिस्ट्री से। आज हम बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आज हम मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी उसमें हमने दो योजनाएं, दोआब में कर वृद्धि तथा राजधानी परिवर्तन, ये मोहम्मद बिन तुगलक भाग फर्स्ट में पढ़ लिया था। अब हम इसके भाग दो के अंतर्गत इसकी जो अन्य योजना है इनके बारे में पढ़ेंगे। अब तीसरी जो प्रमुख योजना है उसमें है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 और 1330 यानी 29 से लेकर के 30 ईस्वी तक इस योजनाओं का लागू किया गया। लागू करने के अंतर्गत उसने क्या करा कि जो सोने चांदी की जो मुद्राएं थी उसकी जगह उसने तांबे और पीतल की मुद्रा को अपनाया। ये उसकी सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत किया गया कार्य था। अब हम ये जानेंगे आखिरकार सुल्तान को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना पड़ा। उसके सबसे पहले नंबर 1 हम बात करते हैं राजकोष की रिक्तता। जब नया प्रशासन में आया यानी कि 1325-26 के आसपास जब उसने अपने प्रशासन पर जो गद्दी नशीन हुआ तब उसने मुक्त हाथों से लोगों को उपहार, पुरस्कार आदि दिए। इसके अलावा राजधानी परिवर्तन या अनेक जो प्रशासनिक नवाचार करे जिसके फलस्वरूप भी राजकोष के अंतर्गत रिक्तता आई। नंबर 2 हम बात करेंगे दोआब में अकाल का पड़ना। देखिए, हमने बताया कि जब दोआब के अंतर्गत सुल्तान ने कर वृद्धि करी उसके पश्चात वहाँ पर अकाल आ गया और अकाल पड़ने के पश्चात सुल्तान ने स्वयं अपने राजकोष से अधिक वहाँ पर सुविधा मुहैया करवाई और राजस्व है वो वहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाया। नंबर 3 बात करेंगे चांदी की कमी। इस संबंध के अंतर्गत एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने गार्डनर ब्राउन, उनका कहना है कि सुल्तान के समय में यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में राजकोष के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत चांदी की कमी आ गई थी, जिसके कारण से सुल्तान ने विवश होकर के सांकेतिक मुद्रा को जारी करना पड़ा। अब हम बात करेंगे सुल्तान ने आखिरकार किस प्रकार से ये सांकेतिक मुद्रा चलाई। देखिए, इसके अंतर्गत सुल्तान ने सबसे पहले जो सांकेतिक मुद्रा है उसको यानी कि जो सोने चांदी के स्थान पर जो तांबे और पीतल की जो मुद्रा अपनाई उसको उसने कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। सबसे पहले बात है उसको कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई और सोने चांदी के जो सिक्के हैं उसको जो तांबे पीतल के जो सिक्के थे उसको समतुल्य मान लिया गया कि उसका जो बाजार के अंदर जो प्रचलन है वो दोनों का इक्वल होगा। अब देखिए, समस्या कहाँ उत्पन्न आई और ये असफल सिद्ध क्या हुई, इसके बारे में अब हम आगे आपको और विस्तार से बताते हैं कि जो लोग थे जब उनको पता चला कि सुल्तान सोने चांदी की जो मुद्रा है उनको जो नई जो पीतल और तांबे की जो मुद्राएं बनी हैं उसको बराबर का दर्जा देने लगा है, तो ऐसे में लोगों ने जो पुरानी मुद्राएं थी सोने और चांदी की उनको तो अपने पास रख लिया और जो नई मुद्राएं जो आई हैं उनको प्रचलन में शुरू कर दिया गया। जियाउद्दीन बर्नी जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं उसने अपनी किताब तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में यहाँ तक कहा है कि लोगों ने अपने घर में ही सिक्के डालने शुरू कर दिए गए। विशेष रूप से कहा गया है कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया था, ऐसा उसने कहा है। ये हालांकि इसमें किसी प्रकार का आक्षेप लगाया गया है कि एक हिंदुओं को लगाया गया है, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी हम पढ़ते हैं कि उन्होंने सदैव मुस्लिम नीति अपनाई हुई है और हिंदुओं के विपक्ष में ही ज़्यादा कहा गया, तो हिंदुओं पर ये एक आरोप लगाया गया। हालांकि ऐसा कार्य मुस्लिमों ने भी किया होगा लेकिन जियाउद्दीन बर्नी ने ऐसा कहा है। तो लोगों ने क्या करना शुरू करा, लोगों ने करा कि जो नई मुद्रा है उसको या तो स्वयं डालने लगे और या फिर बाजार में जब भी जाते वो लोग, तो जब उन्हें खरीदने की बारी आती कि जब कोई बाजार से कोई चीज़ खरीदनी है तो वो तांबे की मुद्रा को या
पीतल की मुद्रा को देते। और जब बाजार से किसी चीज़ को जब वो खरीद रहे हैं, कोई किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं या जब किसी सामान को बेच रहे हैं, तब वो पुरानी जो मुद्रा है वो उसका सोने चांदी की मुद्राओं को काम में लेते। अर्थात ओवरऑल क्या निकल कर के आया कि सोने चांदी की मुद्राएं हैं वो स्टोर करने लग गए और जो तांबे और पीतल की मुद्रा हैं वो बाजार में चलने लग गई, जिससे सुल्तान को बहुत अधिक क्या हो गया, नुकसान होने लग गया। और देश का क्या है, व्यापार शीघ्र क्या हो गया, चौपट हो गया। व्यापार में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो गई। इस प्रकार से सुल्तान के लिए ये बहुत बड़ी समस्या को उत्पन्न हो गई और सुल्तान ने फाइनली क्रोधित होकर के क्या निर्णय लिया कि सांकेतिक जो मुद्रा है उसका प्रचलन है वो रोक दिया जाए और लोग अब नई पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या लोग जो तांबे पीतल के जो सिक्के हैं वो राजकोष में जमा कराए और बदले में सोने चांदी के सिक्के ले जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या निकल करके आई सुल्तान के लिए। एक तो देखो इसके अंदर क्या हुआ, लोगों ने अपने यहाँ नई मुद्रा डाली, एक समस्या ये आ गई। दूसरी समस्या जो फर्जी मुद्राएं थी उसको भी लोग बदल करके सुल्तान से सोने चांदी की ले गए। नंबर 3 बात, जब सुल्तान ने ये योजना प्रारंभ की गई तो लोगों ने अपने यहाँ सोने चांदी की पुरानी मुद्राएं क्या कर ली, स्टोर कर ली। तो ये बड़ी समस्या उत्पन्न आई जिसके कारण से सुल्तान ने ये योजना असफल सिद्ध हुई। इसके लिए सुल्तान को क्या करना चाहिए था, इतिहासकार इस संबंध में कहते हैं कि सुल्तान को जाली मुद्रा रोकने के लिए कठोर व्यवस्था करवानी चाहिए थी और उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए था। अगर सुल्तान ऐसा करता तो ये योजना बहुत अधिक सफल सिद्ध होती। दूसरी बात, योजना के परिणाम को लेकर के उतावलापन। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक पर सामान्यतः ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि वह अपनी योजनाओं के परिणाम को लेकर के बहुत अधिक उतावला रहता था। वह योजना के जो परिणाम है उसको अतिशीघ्र प्राप्त करना चाहता था। अगली हम बात करता है, अगला जो योजना है सुल्तान की, मोहम्मद बिन तुगलक की योजना है, उसके अंतर्गत हम बात करते हैं खुरासान विजय की। देखिए खुरासान जो विजय है या खुरासान जो अभियान है ये अपने आप में मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत हम क्या जानेंगे कि क्या है ये, कि देखिए खुरासान जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत वहाँ का शासक था अबू सईद, ये अयोग्य शासक था, आक्रमण्य शासक था और दूसरे जो अन्य जो खुरासानी जो अमीर है व्यक्ति हैं वो अबू सईद के विरुद्ध थे। वह चाहते थे कि अबू सईद को हटा करके दूसरा व्यक्ति प्रशासन में या खुरासान की गद्दी पर लेके जाए। तो ऐसे में जो खुरासानी अमीर थे उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसमें ये कहा गया कि आप यहाँ पर आक्रमण करें और यहाँ पर अपना साम्राज्य का आगे विस्तार करें। इसके लिए सुल्तान ने क्या करा, सुल्तान ने 3,70,000 सैनिकों की भर्ती की तथा उन्हें 1 वर्ष का वेतन एडवांस में या पेशगी के रूप में दे दिया। लेकिन अगले ही वर्ष सुल्तान को ये विजय है या ये आक्रमण है उसकी अनिच्छा हुई, उसने वहाँ पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। हालांकि सुल्तान की इस संबंध में निंदा भी हुई और कहा भी जाता है कि कुछ समय पश्चात खुरासान की जो आंतरिक गृह कलह की स्थिति थी वो समाप्त हो गई। अबू सईद ने जो अपना प्रशासन तंत्र है वो बहुत अधिक मजबूत कर लिया, अपनी स्थिति को बहुत अधिक सुदृढ़ बना लिया। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना ये योजना है उसको रद्द कर दिया। अगला अभियान हम बात करेंगे वो है कराजल अभियान, या अगली जो योजना है वो है कराजल अभियान। ये कराजल अभियान हुआ था 1337-38 ईस्वी के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार सुल्तान को कराजल अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक है वह अपनी जो सीमा है, अपना साम्राज्य है, उसकी जो उत्तर की जो सीमा है उसको सुरक्षित करना चाहता था, इसलिए उसने कराजल अभियान अपनाया। दूसरा ये था कि जो कराजल जो हम कहें अगर भारतीय मानचित्र में तो उसकी स्थिति है हिमालय के अंतर्गत जो तलहटी का क्षेत्र है वो कराजल क्षेत्र कहलाता था, इसलिए सुल्तान अपनी उत्तर की सीमा को सुरक्षित कर लेना चाहिए था। दूसरा हम बात करेंगे कि जो वहाँ का तत्कालीन जो चीनी शासक था तोगन तिमुर, वो अपनी प्रसारवादी नीति को बढ़ावा देना चाहता था। तो ऐसे में सुल्तान को अपनी जो सीमा है, उत्तरी सीमा है, उसको अधिक से अधिक
या उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए ये प्रयास उसने किया। अब इसके लिए सुल्तान ने क्या करा? इसके लिए सुल्तान ने एक बहुत बड़ी सेना अलग से 10,000 सैनिकों का एक समूह बनाया गया और उसकी अध्यक्षता या उसका जो कार्य है वो खुसरो मलिक को दिया। कुल मिलाकर के खुसरो मलिक के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों का एक समूह तैयार किया। इसके बाद वहाँ पर कराजल में उसको भेजा और कराजल के अंतर्गत जो आक्रमण किया उसके अंतर्गत कराजल का शासक पराजित हुआ। वैसे तो मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजना काफ़ी सफल सी सिद्ध हो रही है, लेकिन जब खुसरो मलिक वापस आया तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि मार्ग के अंदर अधिक से अधिक बर्फबारी होने लगी और बर्फ़ गिरने लगी, जिसके कारण से केवल 3 ही सैनिक दिल्ली पहुंच सके। यानी हम कहेंगे कि 10,000 सैनिक में से केवल 3 ही सैनिक दिल्ली आ रहे हैं, तो हम इसे कोई सफल योजना या सफल अभियान नहीं मानेंगे। सुल्तान की योजनाओं पर यह भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार हमने मोहम्मद बिन तुगलक के भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत उसकी योजनाओं को और उसके परिचय को हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्नों को लेकर के या आज के असाइनमेंट को लेकर के। देखिए, इसमें हम प्रश्नों की बात करें तो बड़े प्रश्नों में हमने पूर्व में भी बताया था आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जा सकता है, उसकी व्याख्या भी पूछी जा सकती है। छोटे प्रश्नों में हम बात करें तो कराजल अभियान क्या था, दोआब में कर वृद्धि क्या थी, राजधानी परिवर्तन कैसा हुआ, इस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। या फिर छोटे प्रश्नों के हम लघुतरात्मक प्रश्नों की हम बात कहें तो 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, मोहम्मद बिन तुगलक कि किन्हीं 2 योजनाओं का नाम बताइए। या फिर राजधानी परिवर्तन कब हुआ, सांकेतिक मुद्रा क्या है, या कौन सी सांकेतिक मुद्रा चलाई, या कराजल अभियान कराजल की भारतीय मानचित्र के अंतर्गत स्थिति भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार हमने आज मोहम्मद बिन तुगलक का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।